नमस्कार फ्रेंड्स। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केवीएस इंटरव्यू पीआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि केवीएस में बार बार पूछा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हम देखेंगे आरटीई क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है, आरपीडब्ल्यूडी क्या है, आरसीआई क्या होती है, आरसीआई संस्था कब बनी, और एनईपी क्या है। ये इंटरव्यू में इन चारों पांचों में से एक टॉपिक 100% पूछा जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू के ये मेन टॉपिक हैं। हमारी एजुकेशन इन्हीं के थ्रू चलती है, इन्हीं के आधार पर चलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हमसे जुड़े रहें। तो चलो देखते हैं आगे। सिलेक्शन की 100% गारंटी देते हैं हम। अगर आप इन टॉपिकों को क्लियर कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका इंटरव्यू बेस्ट रहने वाला है, बल्कि बेस्ट से ऊपर ही मानो, क्योंकि ये टॉपिक वो हैं जो कि चुनिंदा टॉपिक हैं और हर बार रिपीट होने वाले टॉपिक हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आरटी एक्ट। सबसे इजी ट्रिक से याद करेंगे आरटीई क्या है। इसके फुल फॉर्म जो कि हम जानते हैं राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 में बनाया था। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार जो सरकार ने पारित किया था, आरटीई एक्ट के थ्रू किया था। जैसा कि इसमें फुल फॉर्म दी हुई है राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या क्या पॉइंट हैं? सबसे पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 6 से 14 वर्ष, ये याद रखना। मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और आरटीई एक्ट 2009 में है। ये 4-5 पॉइंट हैं आरटीई के थ्रू। उसकी फुल फॉर्म देख लेंगे, कब बना था? 2009 में। अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा और 6 से 14 बच्चों के वर्ष के बच्चों के लिए है ये शिक्षा। हर बच्चा है खास, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा उसका अधिकार है, यानी बच्चा को शिक्षा लेने का अधिकार है इस एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं आरटी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ये दोनों में क्या अंतर है और दोनों क्या हैं? हमने आरटीई पढ़ लिया है। आरटीई एक्ट के बारे में देखते हैं। आरटीई 2009 में बना था, ये हम पढ़ चुके हैं। हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में है आरटीई। बट अब आते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ये क्या है? आरपीडब्ल्यूडी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, याद रखना ये फुल फॉर्म, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में बना था। ये 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ये एक्ट। मान लीजिए बच्चों को आरटीई के थ्रू एजुकेशन तो दी जा रही है, बट उनके अधिकारों का कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किस प्रकार से उनको हैंडल करना है और किस प्रकार से उनको पढ़ाना है। बस नाम के लिए एडमिशन करवाने आ गए तो करवा दिया, नहीं तो बच्चों का पता ही नहीं है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको बुला रहे हैं, उनसे रिजल्ट लेना है बस। तो वो वाला मामले को ध्यान रखते हुए जो दिव्यांग बच्चों के अधिकार हैं उनको ध्यान रखने वाला कानून है। जो उनके अधिकारों, क्या क्या अधिकार हैं, कौन व्यक्ति कौन बच्चा डिसेबल्ड में आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखने के लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पारित किया गया। यह 2016 में बनाया गया, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। खास बात है इसकी, इसमें पहले 7 डिसेबिलिटीज की संख्या पहले 7 होती थी, अब आरपीडब्ल्यूडी के तहत इसकी संख्या 21 कर दी गई है। पहले 7 थी, अब 21 है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसके बाद आते हैं आरटी एक्ट क्या है। आरटी का मतलब है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके बारे में दे रखा है। अब
आरटी एक्ट कब लागू हुआ? यह आरटी एक्ट 2009 में लागू हुआ। आरटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये क्यों बनाया गया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एक्ट क्यों पारित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये टारगेट है हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट का। इसके बाद आते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, ये इसके बारे में दिया हुआ है जो मैं आपको बता चुका हूँ। यह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है। ये कानून है जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, उनके अधिकारों में किसी की रोकथाम नहीं आने देता है और उनको जो अधिकार है उनको दिलवाता है। जैसे कि दिव्यांगता को इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के थ्रू 21 प्रकार की दिव्यांगता कर दी हैं, जिनके बारे में मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया ये बता देंगे हम। 2016 में आया, हम याद कर चुके हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट डिसेबिलिटीज़, कितनी डिसेबिलिटीज़ हैं इसमें हमारी? 21 हैं। पहले हमारी 7 हुआ करती थी, अब 2016 से ये 21 हो गई हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? यानी समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है किसी का अर्थ है बच्चों को, चाहे वे दिव्यांग हो या सामान्य, एक साथ अवसर देकर पढ़ाना है। उनको एक जैसा समानता देनी है, अवसर देने हैं पढ़ने के। और क्वेश्चन है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षक की क्या भूमिका है? यानी कि टीचर का क्या अर्थ होता है, वो क्या करता है इंक्लूसिव एजुकेशन में? तो सबसे पहले टीचर एक सहायक होता है। वो एजुकेशन किसी प्रकार की हो, इंक्लूसिव हो या नॉर्मल हो, टीचर एक हेल्पर होता है, दोस्त होता है, बच्चे की सहायता करने वाला होता है। धैर्यवान होना चाहिए। टीचर कैसा होना चाहिए? एक धैर्य रखने वाला होना चाहिए। ये हमारी टीचर दी हुई हैं। और सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए। टीचर का उद्देश्य है, टारगेट है कि वो सभी बच्चों को समान अवसर दे। ऐसा नहीं कि वह इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और जो वीक बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको अलग छोड़ रहा है या उनको नज़रअंदाज कर रहा है। आसान शिक्षा विधि अपनानी चाहिए टीचर को, और सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए टीचर को। ये एक स्पेशल एजुकेटर की, यानी एक टीचर का रोल होता है। CWSN का पूरा नाम क्या है? CWSN के बारे में देख लेते हैं। चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। ये CWSN जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं उनके लिए बनाया गया है। ये इंटरव्यू के लिए छोटा प्रश्नावली उत्तर। हर बच्चे को शिक्षा और सम्मान का अधिकार है। एक अच्छा शिक्षक सभी बच्चों को समान अवसर देता है। यानी कि ये हम इंटरव्यू में बोल देंगे, हर बच्चे को शिक्षा और समानता का अधिकार है, हम सभी बच्चों को शिक्षा देंगे। एक अच्छा शिक्षक सभी बच्चों को समान अवसर देता है। और जैसा ही देख रहे हैं, शिक्षा सबका अधिकार है, सम्मान सबका अधिकार है, समावेशी शिक्षा भी बच्चों का अधिकार है, और बेहतर कल की आधार। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि NEP है ये, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968 में बनने वाली। शिक्षा पर एक कमेटी है जो पहली है, यह कोठारी कमीशन पर आधारित है, कोठारी जी कमीशन के आधार पर है। अच्छा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 क्या है? इसके बाद उत्तर देंगे। यह भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसे वर्ष 1968 में लागू किया गया था। यह कब बनी थी? NEP 1968 में बनी थी। यह नीति किसके आधार पर बनाई गई? जो NEP है हमारी, यह नीति कोठारी कमीशन यानी 1964 से 66 की सिफारिश पर आधारित है। जो कोठारी कमीशन था उसकी सिफारिश पर बनाई गई थी हमारी NEP। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 कब लागू हुआ?
या 1968 में ही लागू हो गया, या NEP कब लागू हुई? 1968 में। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसा क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, NEP का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विकास करना, समानता देना, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। ये पॉइंट हम याद कर लेंगे। इसके बाद आती है इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या थी? NEP की मुख्य विशेषता जो है वो क्या थी? तो हम बताएंगे 10+2+3 शिक्षा संरचना की सिफारिश, यानी पहले 10 क्लास तक हमारी 10 क्लास होती थी, फिर हमारी 11-12 ये 2 क्लास, फिर 3 साल का एक कोर्स, यानी कि 10+2+3 के आधार पर शिक्षा देना। सामान्य स्कूल प्रणाली पर बल देना, शिक्षा में समान अवसर देना, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर जोर, राष्ट्रीय एकता और मूल्य शिक्षा पर बल देना। इसके बाद इस नीति में शिक्षा का माध्यम क्या रखने की बात कही गई? मातृभाषा होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा भी होनी चाहिए। इसमें क्षेत्र जो भाषा थी बच्चे के, जैसे मेरा क्षेत्र है तो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, शिक्षा का प्राथमिक स्तर माना गया है। शिक्षा का माध्यम रखने की प्राथमिक भाषा मानी गई कौन सी? क्षेत्रीय भाषा। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तब पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, बल्कि बच्चे की जो भाषा मातृभाषा है वो सीखनी है जिस एरिया का है, और मातृभाषा उसकी एरियाई भाषा जो है या क्षेत्रीय भाषा है उसको ही मेन भाषा माना गया। इसके बाद में शुद्ध हिंदी या इंग्लिश को ऐड कर सकते हैं उसकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, बट क्षेत्रीय भाषा आनी ही चाहिए। अगर कोई शिक्षक है जिस पर बच्चे की क्षेत्रीय भाषा नहीं आती है और वह अदर भाषा का है और वह पढ़ा रहा है तो यह गलत है, बच्चे के साथ खिलवाड़ है। इस नीति में कितने वर्ष की स्कूली शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने की बात कही गई? इसमें 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई, जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की। इस नीति का महत्व क्या है? इसने भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास की दिशा तय की और आगे की नीति 1986 और 2020 की नींव रखी, यानी कि NEP 1968 जो थी, 1968 से ही हमारी 1986 आई, 1986 आई, फिर NEP 2020 आई। किसकी वजह से आई? 1968 वाले की वजह से, कोठारी आयोग के आधार पर, कोठारी आयोग की सिफारिश पर बनी थी। इंटरव्यू के लिए छोटा प्रभावशाली उत्तर क्या होगा? इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 भारत की पहली शिक्षा नीति है जो कोठारी कमीशन की सिफारिश पर आधारित है और राष्ट्रीय विकास व समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। तो इसके बाद देखते हैं NEP 1986, 1968 हो गई, अब 86। शिक्षा में समान अवसर, महिला शिक्षा पर जोर। इसमें हमारा मेन उद्देश्य क्या रहा था? शिक्षा में समान अवसर देना और महिला शिक्षा पर जोर देना। तो हाँ, हम देख रहे हैं NEP 1986 के बारे में जानकारी लेंगे। अब NEP 1986 क्या है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो है यह 1986 में लागू की गई, नीति लागू हुई इसकी 1986 में ही। इस नीति में किस बात पर विशेष जोर दिया गया? इसमें शिक्षा में समान अवसर, महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया, यानी शिक्षा में जो है समान अवसर पर और महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य जो था हमारा, शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, बढ़ाना, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। शिक्षा में सभी के लिए समान अवसर देना, ऐसा नहीं कि कुछ व्यक्तियों को या बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और कुछ को नहीं दी जा रही है।
कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ पर ध्यान दिया जा रहा है, कुछ पर नहीं। ये मामले पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बाद में क्या हुआ? इस नीति को 1992 में संशोधित किया गया था। इसके बाद में हमारा कौन सी आई? 1992 एजुकेशन पॉलिसी आई थी। अच्छा, इसको उसमें संशोधित क्यों किया गया था? बदलते समय की आवश्यकता और शिक्षा की नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसे संशोधित किया गया। हमसे ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन इंटरव्यू के लायक हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, और इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, ये आप देख लेना। इसके बाद आता है, इस नीति की मुख्य विशेषता क्या है? सभी के लिए समान और निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य, महिला शिक्षा और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, वयस्क शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता पर बल। ये हमारा इसमें उद्देश्य रहे थे हमारे। तो इस नीति का मुख्य विशेषताएं जो हैं हमारी 5 प्रकार की हैं: समान शिक्षा, महिला शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, और वयस्क शिक्षा, और राष्ट्र की एकता, शिक्षा में राष्ट्र की एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस नीति का शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? क्या इसका हमारा कोई प्रभाव तो पड़ा होगा, ये भी पूछा जा सकता है। NEP 1900 ये कौन सी चल रही है? 1986 वाली है। इसका हमारी शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा था, इससे क्या इफेक्ट हुआ था? तो इसका हम बताएंगे। इस नीति ने शिक्षा के विस्तार, नामांकन बढ़ाने, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने और शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि इस शिक्षा नीति ने हमें महिला शिक्षा को और शिक्षा की गुणवत्ता, नामांकन बढ़ाने शिक्षा के, और प्रोत्साहन किया था, गुणवत्ता में बहुत सुधार किए थे। इस प्रकार हम आंसर बता पाएंगे। इंटरव्यू के लिए छोटा और प्रभावशाली उत्तर हम ये देंगे। NEP 1986 ने शिक्षा में समान अवसर और महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया और 1992 में संशोधित किया, और NEP को 1992 में संशोधित कर दिया गया था। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं NEP 2020। इंटरव्यू के लिए प्रश्न। नई शिक्षा नीति है ये हमारी भारत की, और उद्देश्य है समावेशी, समान, गुणवत्तापूर्ण और कौशल आधारित शिक्षा। हमारा इसमें उद्देश्य क्या आ गया? समावेशी शिक्षा, समान और गुणवत्तापूर्ण और कौशल आधारित शिक्षा। ये 2020 में लागू की गई थी। सभी के लिए शिक्षा और समावेशिता और समान अवसर देना। इसमें भी कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनको हम हल करते हैं। चलो, NEP 2020 क्या है? 2020 भारत की नई शिक्षा नीति है। यह 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति मिली इसको, और यह शिक्षा को समावेशी, लचीला, कौशल आधारित और बहुआयामी बनाने में जोर देती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है NEP 2020 का? सभी के लिए समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और बच्चों को 21वीं सदी के लिए तैयार करना। यानी कि जो नई सदी है, 21वीं सदी, उसके लिए हमें बच्चों को तैयार करना है। NEP 2020 किस वर्ष लागू हुई? ये 2020 में लागू हुई थी। इसका नया शैक्षिक ढांचा क्या है? नया शैक्षिक ढांचा जो है हमारा इम्पोर्टेंट है। 5-3-3-4 का शैक्षिक ढांचा है हमारा, और 5 वर्ष आधारभूत, फिर प्रारंभिक, फिर मध्य और फिर माध्यमिक। ये हमें याद कर लेने अच्छे से, ये पूछे भी जा सकते हैं। पहले हमारी फाउंडेशनल, प्रीपरेटरी, फिर मिडल और फिर सेकेंडरी, ये हमारी शिक्षा देने के ढांचा है। NEP 2020 में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECCE पर क्या प्रावधान है? 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास के लिए ECCE को महत्वपूर्ण माना गया है। NEP 2020 में भारत के बारे में क्या कहा गया?
इसमें मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षण पर जोर दिया गया, जो बच्चे भाषा उसी में। एनईपी में 2020 में समावेशी शिक्षा पर क्या जोर है? एनईपी 2020 कहती है कि शिक्षा प्रणाली समावेशी होनी चाहिए, बच्चे को समावेशी शिक्षा प्रणाली में पढ़ाना है ताकि CWSN और सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके। यानी CWSN में बता चुका हूँ, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, और सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, तो एनईपी में मूल्यांकन या असेसमेंट के बारे में क्या प्रावधान है? इसमें 360 डिग्री प्रगति मूल्यांकन होना चाहिए ताकि बच्चे को समग्र विकास मापा जा सके। यानी हर तरीके का बच्चे के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, होनी चाहिए टीचर को। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा पर क्या कहा गया? कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप के अवसर दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें एनईपी 2020 में शिक्षक की क्या भूमिका है? एक टीचर का क्या उद्देश्य है रखने का, क्या करना चाहिए? शिक्षक को एक मार्गदर्शक, मेंटर और प्रेरक की भूमिका में देखा गया है। मार्गदर्शन करने वाला हो सिर्फ, ना कि रटाने वाला, पीटने वाला, सिर्फ मार्गदर्शन करे, मेंटर और प्रेषक हो शिक्षक। एनईपी 2020 में CWSN के लिए क्या प्रावधान है? इसमें प्रारंभिक पहचान, CWSN के लिए प्रारंभिक पहचान, उचित सहायता, संसाधन कक्ष, विशेष प्रशिक्षण और समावेशी वातावरण पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा पर क्या जोर है? डिजिटल संसाधन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तकनीक के उपयोग में शिक्षा को सुलभ और प्रभावी बनाने पर जोर है। बहुविषयीय शिक्षा पर क्या कहा गया है? छात्रों को अलग अलग विषयों के एक साथ पढ़ने और समझने का अवसर दिया जाएगा। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए क्या प्रावधान है? जो उच्च शिक्षा है उसके लिए बहुविषयी विश्वविद्यालय, शोध, नवाचार और लचीले पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया है। तो एनईपी 2020 में बहुविषयी शिक्षा पर क्या कहा गया? जो अलग अलग विषयों की शिक्षा पर क्या कहा है? छात्रों को अलग अलग विषयों को एक साथ पढ़ने और समझने का अवसर दिया जाएगा। एक साथ अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने का अवसर दिया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, 2020 में उच्च शिक्षा के लिए क्या प्रावधान है? विश्वविद्यालय, शोध और नवाचार और लचीले पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया। अच्छा, ठीक है। एनईपी 2020 का एक पंक्ति में क्या है? एनईपी 2020 का साफ बताओ। समावेशी, समान, कौशल आधारित और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा एनईपी 2020 है। एनईपी 2020 की मुख्य बातें देख लेते हैं। इसकी मुख्य बातें 5, 3, 3, 4। शैक्षिक ढांचा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, मातृभाषा कह लो या स्थानीय भाषा पर जोर, समावेशी और समान शिक्षा, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा, 360 डिग्री मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा। इंटरव्यू के लिए प्रभावशाली उत्तर। एनईपी 2020 का उद्देश्य हर बच्चे को समान अवसर देना है, उसकी क्षमता को पहचानना है और उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाना है। यही एनईपी 2020 का उद्देश्य है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं हम KVS PRT स्पेशल एजुकेटर इंटरव्यू में RCI रिलेटेड क्वेश्चन। हम RCI के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 15 क्वेश्चन जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं RCI के बारे में। तो देखते हैं RCI के बारे में जो भी है। फर्स्ट, RCI क्या है? RCI का पूरा नाम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
दिव्यांगजनों की पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में मानक निर्धारित करता है। कौन करता है? RCI। इसकी डेफिनेशन को हम अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों की पुनर्वास के लिए पेशेवरों का प्रशिक्षण कराना, यानी टीचरों का प्रशिक्षण कराना, उनके लिए मानक निर्धारित करना और उनके हितों की रक्षा करना। RCI का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। RCI का कार्य क्या है? पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मान्यता देना, दिव्यांगजन के पुनर्वास के लिए मानक निर्धारित करना, पेशेवरों का पंजीकरण करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना। RCI किसके अधीन कार्य करता है? RCI जो है किसके अधीन कार्य करता है? RCI सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। RCI द्वारा किन किन कैटेगरी प्रोफेशनल को रजिस्ट्रेशन किया जाता है? RCI विभिन्न पुनर्वास व्यावसायिकों को पंजीकृत करता है, जैसे स्पेशल एजुकेटर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स आदि को RCI क्या रजिस्ट्रेशन देता है, रजिस्टर करता है। स्पेशल एजुकेटर के लिए RCI से रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? RCI से रजिस्ट्रेशन यह सुनिश्चित करता है कि स्पेशल एजुकेटर मानक योग्यता और प्रशिक्षण रखता है और वह एक योग्य पेशेवर है। RCI की मान्यता क्या है? RCI विभिन्न संस्थानों को पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यता देता है। मान्यता के बिना कोई भी संस्था RCI से संबंधित कोर्स नहीं चला सकती। यह कब लागू किया गया? 1992 में एक्ट लाया गया। RCI एक्ट 1992 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। RCI की वेबसाइट जो कि यह है दी गई है www.rehabcouncil.net in। RCI की वेबसाइट। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। RCI, यदि कोई व्यक्ति RCI में पंजीकृत नहीं है तो वह स्पेशल एजुकेटर के रूप में कार्य कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। RCI में पंजीकरण के बिना कोई व्यक्ति कानूनी रूप से स्पेशल एजुकेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। वह गैर कानूनी रूप से कार्य करेगा और गैर कानूनी कार्य इल्लीगल हैं, उन पर उसको सजा हो सकती है। RCI से रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आवश्यक है? RCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्धारित योग्यता और प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है। RCI का लोगो क्या दर्शाता है? RCI को लोगो दिव्यांग जन के सशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। RCI और रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? RCI पुनर्वास पेशेवरों के लिए मानक तय करता है, उसकी योग्यता को मान्यता देता है, उसके करियर को सुनिश्चित करता है। कौन करता है? RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। याद रखने ट्रिक है, RCI का मानक, मान्यता, पंजीकरण, पुनर्वास, यह RCI का उद्देश्य है। इसके बाद आ जाते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटरव्यू के लिए प्रभावित प्रश्न। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में देखते हैं हम। समावेशी शिक्षा, इसके हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं और हम इन 4-5 टॉपिक से एक ही वीडियो में फ्री हो जाएंगे। हमें इन टॉपिक से पूछे हुए क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन छूटने नहीं वाले हैं, क्योंकि मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं जो मुझे उपयोगी लगे हैं उन सबको इस वीडियो में ले लिया है मैंने। तो पहला क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? हमारे इसके उद्देश्य उत्तर है, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं, लिंग, भाषा, धर्म, सामाजिक आदि की परवाह किए बिना एक समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
मुख्य बिंदु सभी के लिए शिक्षा, भेदभाव रहित वातावरण और समान अवसर देना। इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बताएंगे, हर बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना और उन्हें सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना। सीखने को बढ़ावा, इसका मुख्य बिंदु सीखने को बढ़ावा, आत्मविश्वास विकसित करना, समाज में भागीदारी। हमें ये उत्तर याद कर लेना है, इस मुख्य बिंदुओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंक्लूसिव एजुकेशन किसके लिए है? यह सामान्य बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है। इसके बाद देखते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। समावेशी शिक्षा क्यों ज़रूरी है हमें? तो यह समानता, सामाजिक न्याय, हर बच्चे के समग्र विकास के लिए ज़रूरी है। इंक्लूसिव क्लासरूम क्वेश्चन नंबर 5 की विशेषता बताइए। जहाँ सभी बच्चे साथ बैठते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सहयोग करते हैं, बिना भेदभाव के सीखते हैं, यही हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है, इंक्लूसिव क्लास कहलाती है। शिक्षक की भूमिका क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में? शिक्षक को क्या करना है? शिक्षक सभी बच्चों की क्षमता को पहचान कर उन्हें उचित सहयोग और समान अवसर प्रदान करता है। उचित सहयोग देगा और समान अवसर देगा शिक्षक, यही कार्य है। इसमें पूछा है CWSN, जो मैं पहले बता चुका हूँ, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। अच्छा, इसमें कौन से बच्चे आते हैं CWSN में? दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, बौद्धिक अक्षमता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD वाले बच्चे, यानी कि 21 प्रकार की स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, वो भी आ जाते हैं सभी। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं? UDL, डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन, IEP, सहायक उपकरण, समूह गतिविधियां और माता पिता की भागीदारी अपनाते हैं। UDL क्या है? यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। UDL कहलाती है, सभी बच्चों की विभिन्न सीखने की मदद की जाती है, सभी प्रकार की मदद की जाती है सीखने में। और IEP क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान या प्रोग्राम, विशेष आवश्यक वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना। पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है? माता पिता बच्चे के विकास में सहयोग करते हैं, घर पर अभ्यास करवाते हैं और स्कूल के साथ मिलकर काम करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में चुनौतियाँ क्या हैं? भेदभाव, जागरूकता की कमी, संसाधनों की कमी, बड़े कक्षा आकार, प्रशिक्षण शिक्षकों की कमी, इसमें चुनौतियाँ हैं। क्या इंक्लूसिव एजुकेशन को सफल बनाने के लिए क्या करेंगे? जागरूकता बढ़ाएंगे, सभी बच्चों को समझाएंगे, नवाचारी शिक्षण विधियाँ अपनाएंगे और सकारात्मक वातावरण अपनाएंगे। ये इंक्लूसिव क्लास को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। इंक्लूसिव एजुकेशन पर आपका छोटा संदेश: हर बच्चा अनमोल है, हर बच्चे में क्षमता है, समावेशी शिक्षा से ही शिक्षा सबके लिए का सपना पूरा होता है। हमारा सीधा आंसर यही होगा, हर बच्चा अनमोल है, बच्चा महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे महत्वपूर्ण हैं और शिक्षा सबके लिए है। तो इसी के साथ हमारे ये सभी टॉपिक क्लियर हो गए हैं। तो ये जो मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं प्रत्येक टॉपिक पर, इनमें से एक 2 क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाने हैं, इनको क्लियर करें अच्छे से। इसी के साथ थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।